हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आधुनिक पट चित्रकला के विषय में जो इसके जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो सब कराऊंगी। स्टूडेंट्स, हम ये यूथ कंपटीशन की बुक रीड कर रहे हैं, जिसमें आपने पहले इसकी और भी सीरीज़ जो मैंने डाली है वो देखी होंगी। आज अध्याय 13 है और आधुनिक पट चित्रकला से जितने भी क्वेश्चन आने होंगे वो यहीं से आएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधुनिक पट चित्रकला की जितने भी मेन पॉइंट हैं, जितना भी निचोड़ है, वो सारा इस बुक के इस चैप्टर में दिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ आधुनिक पट चित्रकला। और ये क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो इसमें क्योंकि मैं सारा ही ये चैप्टर कवर कराऊंगी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके नहीं कराऊंगी। मैं आपको एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स आपको आज कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, मुगल, राजस्थानी व पहाड़ी शैली। मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी शैली के पतन तथा विदेशी कलाकारों का आगमन भारतीय परंपरा चित्रकला से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दक्षिण भारत में अनेक राज्य स्थिर रूप से कला के विकास में योगदान दे रहे थे। मुगलों के समय में भागे कलाकार जो दक्षिण भारत व पहाड़ी राज्यों में जा बसे थे। नेक्स्ट देखिए, 16वीं शताब्दी तक फारसी चित्रण का बाहुल्य था। जो 16वीं शताब्दी थी तब तक फारसी चित्रण का जो था वो बाहुल्य, यानी कि बहुत अधिक उन्हीं का चित्रकारी देखने को मिलती थी। बाद में स्थानीय अपभ्रंश तथा राजस्थानी कला के संयोग से इस शैली का रूप बदलकर मुगल शैली के समान दिखाई पड़ने लगा था। जो ये आधुनिक पट चित्रकला हुई है स्थानीय अपभ्रंश और राजस्थानी कला के संयोग से, इस शैली का जो स्वरूप था उसमें चेंजेस आ गए थे और मुगल शैली के प्रभाव इसमें दिखाई देने लगे थे। अगला पॉइंट देखते हैं, इतिहासकार लामा तारानाथ ने दक्षिण की चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करते हुए 3 कलाकारों के विषय में उल्लेख किया है, जिनमें से कौन कौन से हैं ये 3 कलाकार? वे हैं जय, पराजय और विजय नाम के जो कलाकार हैं। इतिहासकार लामा तारानाथ ने दक्षिण की चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास बताते हुए या प्रस्तुत करते हुए इन 3 कलाकारों का विषय में उल्लेख यहाँ पर किया है। दक्षिण में चित्रकला का विकास, दक्षिण में चित्रकला का विकास 2 भिन्न भिन्न संस्थाओं, जिनमें पहली है तंजौर और दूसरी है मैसूर में हुआ था। दक्षिण में चित्रकला का विकास 2 भिन्न भिन्न संस्थाओं तंजौर और मैसूर में हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, मुगल शैली को कुछ आलोचकों ने 3 भागों में बांटा है, जिनमें पहली दरबारी शैली, लोक शैली और बाजार शैली है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, 16वीं शताब्दी में कुछ स्थानों पर स्थानीय शैलियां प्रचलित थी। भारतीय आधुनिक कला को स्थानीय शैलियों ने किसी न किसी रूप में प्रभावित किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, स्थानीय शैलियों का संक्षिप्त परिचय। बंगाल शैली के पट्टचित्र कालीघाट, तंजौर व नाथद्वारा के पट्टचित्रण से हमें प्राप्त होता है। अब देखते हैं तंजौर शैली के विषय में। तंजौर शैली को चोल राजाओं ने संरक्षित किया था। जो चोल राजा थे उनके संरक्षण में तंजौर शैली फली फूली थी और इसकी स्थापना हुई थी। तंजौर शैली का जो विकास हुआ था 17वीं से 18वीं शताब्दी में, वो मराठा शासकों के संरक्षण में हुआ था। यानी कि अगर पूछ ले कि तंजौर शैली को संरक्षित किन शासकों के वंश में किया गया, तो चोल राजाओं के संरक्षण में तंजौर शैली का संरक्षण हुआ। और यदि पूछ लें कि तंजौर शैली का विकास या विकसित किन शासकों के या किस वंश में हुई, तो ये मराठा शासकों के संरक्षण में इसका विकास हुआ था 17 और 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान से आए कलाकारों को राजा सरभोजी ने आश्रय प्रदान
किया तथा शिवाजी ने अपने राजकाल में 18 कलाकारों के परिवार को राजाश्रय दिया था जो हाथी दांत तथा काष्ठ फलक पर चित्रण करते थे। अगला पॉइंट देखते हैं। तंजौर शैली का विषय जो था वो कृष्ण लीला और रामायण से संबंधित था। तंजौर शैली में चित्रकार काष्ठ फलक पर जल रंग से चित्रकारी करते थे। इसके पश्चात उसमें सोने के पत्तों व बहुमूल्य पत्थरों आदि को लगाया जाता था। तंजौर शैली में व्यक्ति चित्रण जो था वो तेल रंग में बनाया जाता था। तंजौर शैली में आकृतियों में रेखा सुनहरे और गहरे लाल रंग से बनी होती थी। नेक्स्ट देखिए, तंजौर शैली में चित्रों की सजावट के लिए कांच के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था। तंजौर ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र भी रहा है। अगला पॉइंट देखिए, तंजौर शैली के चित्रकार आंध्र प्रदेश की राजू जाति से संबंधित थे। तंजौर शैली के चित्रों के सजावट के लिए कांच के टुकड़ों का भी प्रयोग किया जाता था। इसे पूर्ण होने में 20 दिन लग जाते थे। नेक्स्ट देखिए, हाथी दांत के फलक पर जो चित्रकारी होती थी उसकी लंबाई 6 इंच होती थी। यहाँ पर चित्र दिया गया है तंजौर शैली से संबंधित। ये कृष्ण और रुक्मणी तंजौर शैली, ये ग्लास पेंटिंग है। कृष्ण और रुक्मणी इस चित्र का टाइटल है। अब देखते हैं मंसूर शैली। मंसूर शैली का विकास 19वीं शताब्दी में राजा कृष्णराज के समय में हुआ था। मैसूर शैली में चित्रकारी हाथी दांत पर होती थी। राजस्थानी चित्रकला का विकास तंजौर तथा मैसूर शैली में ही हुआ है। मैसूर शैली दरबारी कला थी। इसमें कृष्ण विषय संबंधित चित्रण किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, मैसूर के राजा कृष्णराज स्वयं एक ही विषय को चित्रित करवाते थे, यानी कि अधिकांश वो कृष्ण और उनसे संबंधित विषयों पर ही चित्रण कराते थे। अब देखिए उड़ीसा के पट चित्रण। 17वीं शताब्दी में उड़ीसा की स्थानीय चित्र शैली में कालीघाट शैली एवं अन्य कला शैलियों का मिश्रण है। 17वीं शताब्दी में उड़ीसा की स्थानीय चित्र शैली में कालीघाट शैली एवं अन्य कला शैलियों का मिश्रण है। नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा शैली में मुगल शैली का रेखांकन, बारीकी, दक्षिणी शैली का अलंकरण, अपभ्रंश शैली की अंतराल व्यवस्था और विजयनगर शैली का आकृति विधान लिया गया है। ये उड़ीसा शैली में मुगल शैली का रेखांकन, बारीकी, दक्षिणी शैली का अलंकरण, अपभ्रंश शैली की अंतराल व्यवस्था और विजयनगर शैली की आकृति विधान से लिया गया है। अगला देखते हैं, उड़ीसा शैली के चित्र प्राय टाट या कपड़े पर बनते थे। उड़ीसा शैली में दक्षिणी शैली तथा विजयनगर शैली का मिश्रण दिखाई देता है। अगला पॉइंट देखते हैं, उड़ीसा शैली में विषय प्रमुख रूप से राधा कृष्ण से संबंधित थे। इस शैली में वृक्षों को लताओं के समान बनाया गया है। उड़ीसा शैली में सूती कपड़े की 2 परतों को लेही द्वारा आपस में चिपकाकर, एक लेही होती है जैसे मुल्तानी मिट्टी या किसी भी तरीके से उसको चिपका देते हैं आपस में, और उनको चिपकाकर तैयार की गई सतह पर लोक शैली में साधारण रूप से बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नाथद्वारा के पटचित्र। नाथद्वारा शैली राजस्थान में मेवाड़ की उपशैली है। नाथद्वारा का प्रमुख आकर्षण श्री नाथ जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। पिछवाई या पटचित्र नाथद्वारा शैली की मौलिक देन है। नेक्स्ट देखिए, 17वीं शताब्दी में नाथद्वारा शैली के पटचित्रों का विकास हुआ, जो पिछवाई भगवान श्री नाथ के प्रतिमा के पीछे सजाने के लिए कपड़े के पर्दे बनाए जाते थे। पिछवाई जो होती है उसमें भगवान श्री नाथ जी के प्रतिमा के पीछे सजाने के लिए कपड़े के पर्दे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नाथद्वारा शैली में फलक के रूप में चित्रण बनाए जाते थे। अगला देखते हैं कालीघाट शैली। ये कालीघाट शैली का चित्र है।
रावण और हनुमान 1880 ईस्वी में निर्मित किया गया है और कालीघाट का ये चित्र है। कालीघाट जो चित्रण शैली है उसके मेन पॉइंट देखिए। कालीघाट शैली का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में होता है। कालीघाट शैली में चित्रण के लिए मोटे कागज पर मजबूती के साथ कपड़ा चिपकाकर उस पर चित्रण किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता में कालीघाट मंदिर काली माता को समर्पित था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कालीघाट शैली को W.G. आर्चर ने बाजार पेंटिंग कहा है। जो कालीघाट शैली है W.G. आर्चर ने इसको बाजार पेंटिंग कहा है। कालीघाट शैली में खनिज रंगों से टेम्परा विधि में गहरे भड़कीले रंगों से चित्रण कर सशक्त तुलिका के द्वारा बाह्य सीमा रेखांकन किया जाता था। जो बाहरी सीमा रेखांकन होता है वो तुलिका के द्वारा किया जाता था। कालीघाट शैली में लोक चित्रण की पद्धति के साथ साथ कालीघाट शैली में लोक चित्रण शैली पद्धति के साथ साथ यूरोपीय तकनीकी का भी इन चित्रों में सम्मिश्रण किया गया था। जया अप्पा स्वामी के अनुसार कालीघाट शैली के प्राचीन उदाहरण जो हैं वो 1850 ईस्वी से पूर्व नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कालीघाट शैली में चित्र प्राय टाट कपड़ा कागज अथवा कपड़े पर चिपके कागज तथा कैनवास पर बनाए जाते थे। कालीघाट शैली में प्राय धार्मिक कथाओं, देवी देवताओं की छवियों तथा सामाजिक विषयों का अंकन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, कालीघाट शैली के चित्रों या पटचित्रों में व्यावसायिकता के साथ साथ शहरीपन आ गया था। कालीघाट शैली में चित्रों के सेट तैयार किए जाते थे जिन्हें फिरका चित्र कहते थे। नेक्स्ट देखिए, मार्ग पत्रिका का अंक पूर्णतः कालीघाट चित्रों से संबंधित था। कालीघाट शैली में तत्कालीन सनसनीखेज खबरों का भी चित्रण होता था, जैसे वैष्णवों पर हास्य व्यंग्य चित्र यानी कि कार्टून जो होते हैं वैष्णवों पर हास्य व्यंग्य चित्र आदि किया जाता था, यानी कि कार्टून चित्र निर्मित किए जाते थे। W.G. आर्चर ने 1971 ईस्वी में कालीघाट पेंटिंग पुस्तक प्रकाशित की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। W.G. आर्चर ने 1971 में कालीघाट पेंटिंग नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। 1947 में रुडयार्ड कीपलिंग ने कालीघाट के कुछ चित्रों को विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन को भेंट किया था। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पटुआ चित्रण टेम्परा माध्यम में गहरे एवं भड़कीले रंगों से बनाए जाते थे। पटुआ कला बांकुरा ग्राम में विकसित थी। संगीत का अभ्यास करते हुए चित्र जो है वो कालीघाट चित्रण शैली की विशेषता को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कालीघाट शैली के चित्रकार केसी घोष, NC घोष, नीलम मणिदास, गोपाल दास, वैरागी आदि कलाकार जो थे वो प्रमुख थे। बांकुरा क्षेत्र पट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो बांकुरा क्षेत्र है वो पट चित्रण के लिए विशेषता प्रसिद्ध है। यहाँ पर चित्रण दिया गया है, ये कंपनी शैली का चित्र है। खान बहादुर खान अपने कबीले के पुरुषों के साथ वर्ष 1815 ईस्वी। कंपनी शैली की खोज, ये कंपनी शैली स्टार्ट है। कंपनी शैली की खोज 1943 ईस्वी में PC मानक ने की थी। कंपनी शैली को अंग्रेज शासकों या अंग्रेजी अधिकारियों ने संरक्षण दिया था। कंपनी शैली का यूरोपीय तथा मुगल शैली के मिश्रण से जन्म हुआ है। कंपनी शैली का यूरोपीय और मुगल जो चित्रण शैली थी उन दोनों के मिश्रण से जन्म हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र जो है वो पटना था, इसलिए इसे पटना शैली भी कहकर पुकारा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी नाम से जाना जाता है।
पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारियों ने संरक्षण दिया था। कंपनी शैली में छाया प्रकाश द्वारा चित्र में वास्तविकता, गठनशीलता एवं उभार दिखाने का प्रयास किया गया है। यूरोपीय एवं भारतीय शैली के मिश्रण से पटना कला शैली का जन्म हुआ। यूरोपीय एवं भारतीय शैली से, जो यूरोपीय और भारतीय कला शैली का मिश्रण है, उससे पटना कला शैली का जन्म हुआ है। कंपनी शैली से कला का व्यावसायिक या बाजारीकरण होना शुरू हो गया था। कंपनी शैली में चित्र छोटे पोस्ट कार्ड पर बनाए जाते थे। कंपनी शैली 10, 12 या 14 छोटे चित्रों के सेट को फिरका चित्र कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कंपनी शैली का। कंपनी शैली के पश्चात कला को बढ़ावा देने के लिए अनेक अंग्रेज अधिकारी अपने साथ चित्र एवं फोटो भी लाते थे। नेक्स्ट देखिए पटना शैली या जॉन शैली में पाश्चात्य चित्र यथार्थवादी, वास्तविकता से प्रेरित तथा सजीव होते थे। अगला पॉइंट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक अकबर का शासन था। कंपनी शैली में चित्र प्राय 8 इंच गुणे 6 इंच के आकार के कागज पर बनाए जाते थे तथा बड़े आकार के चित्र 22 गुणा 16 इंच बनते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कंपनी शैली के चित्रकार ने पटना के बाजार में कागज तथा अभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर चित्रण कार्य किया। हुल्लास लाल ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे और उन्होंने बांकीपुर में एक लिथो प्रेस भी लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कंपनी शैली के प्रारंभिक चित्रकारों में सेवक राम का नाम जो था वो प्रमुख रूप से आता था। फकीर चंद पटना बाजार में कागज तथा अभ्रक के चौकोर टुकड़े पर कार्य करता था। फकीर चंद का पुत्र जो था वो शिवलाल था और ये चित्रकार था जिसने कागज तथा हाथी दांत पर चित्रण बनाने के लिए यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। कंपनी शैली अन्य कलाकार जो हैं वो है मुकुंदलाल, बहादुर लाल, गोपाल दास, ईश्वरी प्रसाद आदि। ये सभी कंपनी शैली के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। जैसे कि ये भी आता है कि फकीर चंद के पुत्र का नाम क्या है, तो ये शिवपाल थे। और कंपनी शैली के जो प्रमुख कलाकार रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो मुकुंदलाल, बहादुर लाल, गोपाल दास, ईश्वरी प्रसाद ये आदि रहे हैं। इनको काफ़ी अच्छे से आप याद कर लें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईश्वरी प्रसाद जो थे वो कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार थे। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करें। ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार थे। क्वेश्चन में आता है कि कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार का नाम बताइए, तो ईश्वरी प्रसाद जो थे वो कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार थे। ईश्वरी प्रसाद ने कलकत्ता कला विद्यालय में अध्यापन कार्य किया था। नेक्स्ट देखिए। 19वीं शताब्दी में बनारस में भी कंपनी शैली के कार्य हो रहे थे। कंपनी शैली में महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने चित्रकारों को संरक्षण दिया था। डल्लू राम, लालचंद, गोपाल चंद चित्रकारों ने यहाँ कार्य किया था। नेक्स्ट देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में भारत में व्यापारिक उद्देश्य से हुई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी 1600 ईस्वी में, वो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। कंपनी शैली में अनुकृत पोत, कॉपीड टेक्सचर जो होता था उसका प्रयोग हुआ है। कंपनी शैली में प्रकृति चित्रण यथार्थवादी होने के साथ अलंकारिक भी हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। कंपनी शैली मानवों की मुखाकृतियाँ, जो कंपनी शैली थी उसमें मानवों की मुखाकृतियाँ जो बनी हैं वो 1.5 चश्म की बनी हैं। कंपनी की अधिकांश कोठियाँ विदेशी चित्रों तथा यूरोपीय शैली प्रभावित भारतीय चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्रों का विशाल संग्रह जो है वो पटना में है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कंपनी शैली में कागज पर सीधे तुलिका से चित्रण बनाए जाते थे। कंपनी शैली के अधिकांश चित्रकार पुरुष ही थे, इसलिए इस कला को पुरुषों की चित्र शैली भी कहा गया है।
कंपनी शैली में डल्लूराम, गोपालचंद व लालचंद व्यक्ति चित्रण करते थे, यानी कि पोर्ट्रेट चित्रण बनाते थे। कंपनी शैली की महिला कलाकार दक्षो बीबी व सोना कुमारी थी। कंपनी शैली की जो महिला चित्रकार हुई हैं, कलाकार हुई हैं, दक्षो बीबी और सोना कुमारी रही हैं। कंपनी शैली के दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक आधार पर दर्शाने का प्रयास या प्रयत्न किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, कंपनी शैली में जल रंग व तेल रंग में चित्रण हुआ है। कंपनी शैली में कजली शाही का प्रयोग किया गया है। कंपनी शैली में विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं का समावेश हुआ है। भारतीय जनजीवन का चित्रण इसमें हुआ है। धार्मिक कथाओं एवं देवी देवताओं की छवियों का चित्रण किया गया है। व्यक्ति चित्रण किया गया है। कंपनी शैली में उत्सवों, मेलों का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कंपनी शैली का जो जन्म है वो 19वीं शताब्दी में हुआ है। कंपनी शैली का जो जन्म हुआ है वो 19वीं शताब्दी में हुआ है। मुगल शैली के पतन के पश्चात कंपनी शैली विभिन्न केंद्रों पर स्थापित हो गई थी। उत्तर भारत में कंपनी शैली का जो प्रमुख केंद्र रहा है वो पटना था। अंग्रेजी शासन के कारण कंपनी नवीन चित्र शैली का जन्म होता है। अंग्रेजी शासन के कारण ही कंपनी शैली में नवीन चित्रण शैली का जन्म हुआ था। भारत में विदेशी कलाकारों का आगमन। भारत में विदेशी कलाकारों का आगमन। भारत में विदेशी कलाकार प्राचीन युगों में आते रहे हैं, लेकिन प्राचीनतम उदाहरण जो है वो गांधार शैली से मिलते हैं। सबसे जो प्राचीन जो उदाहरण मिले हैं, जो विदेशी कलाकार यहाँ पर आए हैं भारत में, वो मिलते हैं गांधार शैली से। मध्य युग में सीरियाई चर्च का भारत में आगमन हुआ और इसके साथ पश्चिमी एशिया में प्रचलित ईसाई कला शैली का भारत में प्रवेश हुआ। नेक्स्ट देखिए, मुगल युग में पुर्तगाल ने गोवा में अपना केंद्र 1556 ईस्वी में स्थापित किया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे ये जितने भी पॉइंट आपको मैं करा रही हूँ ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बारीकी से दिया गया है इस बुक में बहुत ही ज़्यादा। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्रिटिश चित्रकारों का बड़ी संख्या में भारत आगमन मध्य 18वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। जो 18वीं शताब्दी का मध्य था उसमें ब्रिटिश चित्रकारों का बड़ी संख्या में आगमन हुआ था। टिली केटिल एक कलाकार हुए हैं। 1769 ईस्वी में भारत आए थे और इन्होंने मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ का भ्रमण करके अंत में अवध के नवाबों का चित्रण कर काफ़ी धन अर्जित किया था। जो टिली कैटल थे वो किस सन में आए थे? 1769 ईस्वी में भारत आए थे और इन्होंने मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ आदि का भ्रमण भी किया था, घूमे थे वहाँ पर। और लास्ट में जो ये हैं अवध के नवाबों के इन्होंने चित्रण किया और उनसे काफ़ी धन भी एक अर्जित किया। बहुत ही अच्छा दिया गया है इस बुक में। चलिए आगे देखते हैं। 1780 ईस्वी में विलियम जो होजेज थे वो भारत आए और होजेज को भारत के वायसराय वारेन हैसिंटगंज का संरक्षण मिला था। नेक्स्ट देखिए, जॉर्ज फारिंगटन 1782 ईस्वी में भारत आए और इन्होंने मुर्शिदाबाद को अपना केंद्र बनाया था। अगला पॉइंट देखते हैं। 1783 ईस्वी में जोफेनी, 1784 ईस्वी में थॉमस हिकी तथा 1785 ईस्वी में हेम्फ्रे अल्फाउंडर, आर्थर विलियम डेविस तथा जॉन स्मार्ट भारत आए थे। ये सभी जो हैं विदेशी कलाकार थे जो भारत आए थे और यहाँ पे इनके सन भी मेंशन किए गए हैं कि किस सन में ये भारत आए थे। नेक्स्ट देखिए, जोफेनी चित्रों के दृष्टि से भारत के विभिन्न स्थानों सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। जो जोफेनी चित्रकार थे विदेशी, चित्रों की दृष्टि से भारत के विभिन्न स्थानों पर लोकप्रिय हुए थे अपने चित्रण के लिए। ब्रिटिश चित्रकारों में से एलिनी ईटन, जीटी विग्ने, अगस्तो सोफ्ट ने पंजाब में चित्रण कार्य किया था। नेक्स्ट देखिए, मिस एमिली ईडन को रणजीत सिंह की सभी बनाने का सर्वप्रथम अवसर मिला था।
ये भी विदेशी कलाकार थे जो मिस एमिली ईडन थी। इनको रणजीत सिंह की सभी बनाने का यानी कि पोर्ट्रेट बनाने का सबसे पहले अवसर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखिए, दृश्य चित्रण के क्षेत्र में टॉमस डेनियल तथा विलियम डेनियल चाचा भतीजे थे। ये चाचा भतीजे थे ने ही अस्मरणीय कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टॉमस डेनियल तथा विलियम डेनियल ने भारतीय प्राचीन स्मारक कलकत्ता के ग्रामीण दृश्य चित्र बनाए थे। अगला पॉइंट देखिए, डेनियल ने श्रीनगर गढ़वाल में रस्सी के पुल का चित्रण किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेनियल चित्रकारों ने अजंता एलोरा एलिफेंटा के स्थापत्य का चित्रण किया था। डेनियल ने शेर सिंह को यथार्थवादी शैली में बना एक व्यक्ति चित्र सिख ग्रंथि दिखाया जिससे राजा बहुत प्रभावित हुए थे। आगोस्तो सोफ्त 1841 ईस्वी में लाहौर पहुंचे थे। नेक्स्ट देखिए, ऑगस्तो सोफ्त ने 1841 ईस्वी में अमृतसर नगर का चित्रण किया था। 1841 ईस्वी में सोफ्त ने अमृतसर नगर का चित्रण किया था। ऑगस्तो सोफ्त घर 7 उल्लुओं के घर के नाम से मशहूर था। ऑगस्तो सोफ्त का जो घर था वो 7 उल्लुओं के घर के नाम से प्रसिद्ध था, मशहूर था। ऑगस्तो सोफ्त ने दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह का चित्रण किया था। नेक्स्ट देखिए, सोफ्त द्वारा 1842 ईस्वी में मुंबई के मालाबार की पहाड़ियों में मुंबई का दृश्य चित्रण कार्य प्रसिद्ध है। जनजीवन का चित्रण जेम्स एटकिंसन ने 19वीं शताब्दी में पर्याप्त विवरणात्मकता से किया था। नेक्स्ट देखिए, ऑगस्तो सोफ्त 1880 ईस्वी में 71 वर्ष की उम्र में जो लंदन में इनकी पागल खाने में मृत्यु हुई थी। जो ऑगस्तो सोफ्त थे इनकी मृत्यु हुई थी 1880 ईस्वी में 71 वर्ष की उम्र और लंदन में एक पागल खाने में इनकी मृत्यु हुई थी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजा रवि वर्मा के सभी सूक्ष्मता से मेन पॉइंट सारे होंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल भी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू।